ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में देखो हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कैटलिस्ट स्टार्ट किया था। कैटलिस्ट के अंदर हमने कई टाइप के कैटलिस्ट पढ़ लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं। उसके बाद में लास्ट आपका जो उत्प्रेरक का प्रकार है वो है एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे एंजाइम उत्प्रेरक या फिर जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। कई सारी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से भी आगे हमारे ग्लिसरैल्डिहाइड और काफ़ी सारी चीज़ों में हमारे बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है। उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड और बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि एंजाइम द्वारा संपादित होती हैं। मतलब कि एंजाइम ना हो तो वो अभिक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। क्लियर है। और जैसे कि हम बात करें जनरल सी तो अल्कोहल का बनना ग्लूकोज से, ग्लूकोज की एक अणु से अल्कोहल का बनना जाइमेज की प्रेजेंस में, और भी काफ़ी सारी रिएक्शन है जिनका हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एंजाइम होते क्या है। जैसा आप लोगों ने पॉलीमर के बारे में पढ़ा है कि भाई पॉलीमर जो होती है वो कार्बन की लंबी चेन होती है और उनका अणुभार ज़्यादा होता है। उसी तरीके से एंजाइम जो होती है वो नाइट्रोजन और एमिनो एसिड्स की लंबी चेन होती है जो कि प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और इनका अणुभार भी कैसा होता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका जो व्यास होता है वो होता है 10 से 100 नैनोमीटर। ओके, मतलब काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके बाद में एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि एंजाइम की जो प्रकृति है वो विशिष्ट होती है। मतलब एक एंजाइम जो है किसी खास रिएक्शन के लिए ही केपेबल है। ऐसा नहीं है कि वो सारी रिएक्शंस कर लेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की हमें नीड पड़ती है। क्लियर है, विशिष्ट प्रकृति का मतलब यही है। ओके, आगे चलते हैं। इस कारण से एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और जो ये बायो जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, जैव अभिक्रियाएं होती हैं, उनको संपन्न कराने में मदद करते हैं शरीर के अंदर। इस कारण इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं हम। खमीर खमीर कुछ अभिक्रियाएं यहाँ पे बताई जा रही हैं। खमीर में उपस्थित एंजाइम जाइमेज द्वारा ग्लूकोज का एथेनॉल में रूपांतरण। C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है। जाइमेज नामक एंजाइम इसको काय में कन्वर्ट करता है, C2H5OH इथेनॉल में, और CO2 रिलीज होती है। क्लियर है। सेकेंड है यूरिएज एंजाइम द्वारा यूरिया का जल अपघटन। यूरिएज एंजाइम क्या करता है, जो यूरिया होती है उसको हाइड्रोलाइसिस कराता है। ठीक है, यूरिया का और बना देता है अमोनिया और कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। एंजाइम उत्प्रेरक के गुण अब हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम है इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे भाई, हमने एंजाइम, मैंने आपको कैटलिस्ट पढ़ाया था तब उसके कुछ नेचर पढ़ाए थे कि भाई कैटलिस्ट अनरिएक्टिव रहता है, स्मॉल अमाउंट में नीड होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आता है। उसी तरीके से इसके भी कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहला है सर्वाधिक प्रभाव। सर्वाधिक प्रभाव का मतलब है कि एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा एंजाइम भी लिया है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा है सूक्ष्म मात्रा। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एंजाइम जो है एक कैटलिस्ट है। हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी हमें बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आपको भर के बहुत सारा अभिकारकों के अनुसार डालना है, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ी सी मात्रा भी क्या है बच्चों, आवश्यक है। इसके बाद में है विशिष्ट प्रकृति। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कुछ खास रिएक्शन होती हैं, उनको कंप्लीट कराने के लिए आपको खास टाइप के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हर कोई रिएक्शन हर किसी एंजाइम से हो जाएगी। जैसे अभी हमने ये दोनों रिएक्शन देखी, तो ऐसा नहीं है कि इसका एंजाइम इसमें काम में आ जाएगा, इसका एंजाइम इसमें काम में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। इसके बाद में है ताप एवं पीएच। एंजाइम जो होते हैं वो ताप और पीएच सक्रिय होते हैं। उनके लिए एक निश्चित ताप व एक निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। अगर वो ताप और वो पीएच उन्हें ना मिले तो वह सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम होते हैं वो एक किसी खास ताप और किसी खास पीएच पर सक्रिय होते हैं और इनकी कोलाइडल प्रकृति होती है। मतलब कि जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, कोलाइडल। आगे मैं आपको कोलाइड भी पढ़ाऊंगा कि कोलाइड क्या होता है। सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपकी समझ में आएगा कि कोलाइड का मतलब क्या होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ताप एवं पीएच। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो एंजाइम होते हैं इनकी जो सक्रियता होती है वो ताप व पीएच के अनुसार होती है, मतलब कि किसी निश्चित ताप और किसी निश्चित पीएच पर ही ये सक्रिय होते हैं। इसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा था कोलाइडी प्रकृति। ठीक है, इसके बाद है वृद्धक या सह एंजाइम। ये इस तरह के एंजाइम होते हैं, ये मतलब वृद्धक के सह एंजाइम हम कह सकते हैं कि भाई एंजाइम जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कैटलिस्ट तो ऑलरेडी होगा, उसके अलावा ये उसकी रेट को बढ़ाएंगे, कैटलिस्ट की इफेक्ट को बढ़ाएंगे, उसको हम कहते हैं वृद्धक या सह एंजाइम। उसके बाद है विष एंजाइम। HCl, CH2 आदि पदार्थ एंजाइमों के लिए विष का कार्य करते हैं तथा ये पराबैंगनी विकिरणों से नष्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं एंजाइम उत्प्रेरित प्रभाव की क्रियाविधि। अब ये जो प्रोसेस है ये होती कैसे, जो एंजाइम है वो फंक्शन कैसे करता है, हम यहाँ पे वो देखेंगे। एंजाइम ई का क्रियाकारक अणु से जुड़कर संकुल का निर्माण करता है। जस्ट सपोज कोई एंजाइम ई है, वो आपके रिएक्टेंट से पहले तो जुड़ेगा। ठीक है, कोई रिएक्टेंट एस या इन्होंने एस लिया है, चाहे तो हम ये भी कुछ भी ले सकते हैं, तो वो इसके साथ जुड़ के पहले संकुल का निर्माण करेगा। ठीक है, अब जो ES बना है इसे हम संकुल कहेंगे, एंजाइम क्रियाकारक संकुल। इसको क्या कहेंगे बच्चों, एंजाइम क्रियाकारक संकुल। अब ये जो एंजाइम क्रियाकारक संकुल है ये किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके पहले प्रोडक्ट बना लेगा और फिर जो आपका एंजाइम था वो एज इट इज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, संकुल संरचना में उत्पाद का निर्माण होने पर ES EP, यहाँ EP एंजाइम उत्पाद संकुल है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से पहले ES जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, EP में। ठीक है, ES तो था आपका क्रियाकारक और EP है आपका कौन सा वाला, उत्पाद संकुल। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, जब ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तो EP यानी प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट बन जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो है अपना एंजाइम। ठीक है, जो E है वो अपना एंजाइम है, S क्रियाकारक है, ये दोनों जुड़ गए और फिर ये क्या होगा, ES जो है EP में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और बीच में से यहाँ से एक जो आपको दिख रहा है नॉच आएगी, उसके बाद में ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, मतलब हमारे कैटलिस्ट की तरह ही फंक्शन कर रहा है वो, कि ना तो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है ना किसी तरीके से उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो एंजाइम तो जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, इसको हम कहते हैं लॉक एंड की कंसेप्ट, इसको कहते हैं बच्चों ताला चाबी कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ कि खास तरह के एंजाइम, हमने कहा था कि एंजाइम की प्रकृति होती है कि वो विशिष्ट प्रकृति का होता है, मतलब कोई खास एंजाइम जो होगा वो किसी खास तरह की अभिक्रिया के लिए ही उत्तरदायी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एंजाइम होते हैं उनकी एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, जो कि उनके अनुरूप किसी उत्पाद या फिर जो क्रियाकारक है उसमें फिट होने के अनुसार बना होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक शेप दिखाई दे रही है एंजाइम ई की, और जो क्रियाकारक है उसकी शेप जो है उसमें फिक्स होने वाली है। क्लियर है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट प्रकार की क्रियाकारक से ही जुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि और किसी के साथ जुड़ जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, उसी तरीके से एक एंजाइम का विशिष्ट प्रकार का आकार होता है जो कि किसी विशेष प्रकार की क्रियाकारक से जोड़ने के लिए बना होता है। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो पहले ES बन जाता है जो कि होता है हमारा एंजाइम क्रियाकारक संकुल। ठीक है, उसके बाद में ये जो एंजाइम क्रियाकारक संकुल है ये एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद अलग हो जाता है। इसको हम कहते हैं लॉग एंड की कंसेप्ट। एंजाइम उत्पाद संकुल से उत्पाद का निर्माण E+P एंजाइमों की सक्रिय पृष्ठ की आकृति विशिष्ट ज्यामिति की होती है, जिनमें क्रियाकारक के अणु इस प्रकार से फिट हो जाते हैं जैसे ताले में चाबी। इसी कारण एंजाइम विशिष्ट होते हैं जो निर्धारित क्रियाकारक अणु की आकृति के समांतर पर ही क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी, सेम वो की वो चीज़ है। इसके बाद में बच्चों आपका अगला टॉपिक है जियोलाइट, लेकिन जियोलाइट को मैं यहाँ पे अभी कट कर रहा हूँ क्योंकि जियोलाइट को मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोलाइड। कोलाइड के बारे में आपको जनरल आइडिया देता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता हूँ, बाकी जो डिटेल है बिल्कुल अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोलाइड क्या होता है एक्चुअली में, आप लोगों ने देखा है कि भाई सॉल्यूशन पढ़ा होगा, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पॉइंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो विलयन होता है उसके दो मुख्य बिंदु होते हैं, विलेय प्लस विलायक। क्लियर है,
हम जानते हैं कि भाई विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बच्चों? समांगी मिश्रण है। मतलब कि उसमें जो उसके घटक हैं वो इस तरीके से मिक्स है कि हमें हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। क्लियर है? ठीक है। मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, विलय के जो पार्टिकल्स हैं, उनका आकार बहुत ज्यादा छोटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे विलयन और सस्पेंशन के एक बीच की अवस्था यानी कि कोलाइड के बारे में, कि कोलाइड क्या होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है और कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या क्या यूजेस है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने विलयन के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत दिया, भाई पहले के बारे में जानकारी दी आपको विलयन के बारे में, कि विलयन जो है वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है एक समांगी मिश्रण है। इसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि वह हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे गुण हैं जो हम अभी कंपेयर करेंगे कोलाइड और विलयन के। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो अभी हमने कोलाइड और विलयन की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं एक बार सस्पेंशन की। सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। ओके, हाँ, सस्पेंशन जो होता है उसे हिंदी में हम कहते हैं निलंबन। ठीक है। तो अब ये जो निलंबन होता है ये क्या होता है? निलंबन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय जो होता है वो विलायक में मिक्स नहीं होता, यानी मिलता नहीं है, और दोनों ही भौतिक अवस्थाओं के रूप में अलग अलग रहते हैं। ठीक है। और इसमें जो अणु का आकार होता है वो कोलाइड और विलयन की तुलना में बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक है। अगर आप विलयन को छेड़छाड़ ना करो, उसे ऐसा ही छोड़ दो, मतलब कि ऐसे ही छोड़ दो, उसे छेड़छाड़ ना करो, तो थोड़े समय पश्चात क्या होता है, उसके जो पदार्थ के अणु होते हैं, विलायक के जो अणु है ना, विलय के जो अणु है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आकर बैठ जाते हैं या फिर रेसिपिटेट हो जाते हैं, है ना, अगर हम कहें तो इसका उदाहरण होगा जैसे कि पानी में रेत। जैसे सपोज करो आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर रेत डाल दी, जब तक आप रेत को हिलाओगे तब तक वो उसके अंदर घूमती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप लोग उसको छेड़ना बंद कर दोगे, छेड़ोगे नहीं, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, सारी की सारी रेत नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? फिर हम चाहें तो इसे छान के या किसी अलग विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन विलयन जो होता है क्या हम उसमें से ऐसा कर सकते हैं? जैसे सपोज करो आपने अगेन एक गिलास पानी लिया, इसके अंदर नमक आपने डाल दिया NaCl। ठीक है। आपने इसके अंदर नमक डाल दिया, अब नमक डाल दिया, उसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया, नमक अच्छे से कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। आफ्टर दैट अगर आप इसे फिल्टर करोगे तो बच्चों क्या ये फिल्टर होगा? नहीं। फिल्टर करने पर भी हमें नमक का टेस्ट आएगा, क्योंकि फिल्टर पेपर के जो पार्टिकल्स हैं उनका आकार नमक के पार्टिकल से कैसा है? बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए नमक के अणु उस पार्टिकल्स उस पोर में से, उस छिद्र में से पास आउट हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे कोलाइड की। कोलाइड ऐसी अवस्था होती है जो विलयन और आपके निलंबन के बीच की अवस्था है। दोनों की कहाँ आती है? ये बीच में आती है। ओके बच्चों, तो चलो निलंबन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत कोलाइड के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। कोलाइड जो होता है वो 1861 में थॉमस ग्राहम ने पाया कि गोंद की जिलेटिन आदि जानतर झिल्लियों से मिश्रित नहीं हो पाते, जबकि शर्करा नामक आदि के जलीय विलयन आसानी से जानतर झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं। इसी आधार पर उसे पदार्थ को दो श्रेणियों में विभाजित किया, पहला कोलाइड और दूसरा क्रिस्टलोइड। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और जानतर झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप समझ लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उन्होंने ली और उसमें से कुछ पदार्थ को इन्होंने पास आउट कराने की कोशिश करी, जैसे कि शर्करा, ठीक है, और जिलेटिन आदि, इन सब के अणुओं को। जब इन्होंने इससे इसको पास आउट करवाया तो ये इससे पारगम्य रूप से पास आउट हो गई। ठीक है। लेकिन जिलेटिन से गोंद वगैरह आदि पास आउट नहीं हुई, लेकिन जो क्रिस्टलाइड थे, यानी ऐसे पदार्थ जो कि क्रिस्टल होते हैं, आप जानते हो NaCl हो गया, या जो भी आयन्स होते हैं हमारे Na+Cl- या कोई से भी आयन वाला कंपाउंड ले लो, KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, K+OH-, तो आयन्स तो इस झिल्ली से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पदार्थ पास आउट नहीं होते। तो जो पास आउट नहीं हुए उन्होंने इसको कहा कोलाइड, और जो पास आउट हो गए उन्होंने इसको कहा क्रिस्टलॉइड। क्लियर है? कोलाइड एक ग्रीक शब्द है, अर्थात गोंद। ये जानतर झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं, उदाहरण गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि। क्रिस्टलॉइड ये जानतर झिल्ली में विसरित हो जाते हैं, ये उदाहरण NaCl, शर्करा आदि। परंतु ग्राहम द्वारा
पदार्थी का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि कोई विशेष यौगिक एक विलयन में क्रिस्टलॉइड तथा अन्य विलायकों में कोलाइड का व्यवहार करता है। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोलाइड के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी टेबल बनेगी पूरी की पूरी, वो सब मैं बताऊंगा। ओके बच्चों, क्लास ओवर।